अखबार में कोई खबर छपी है साप्ताहिक जो भारत में दो साल उस इसी तरह से हम देखा बहुत सारी समसामयिक समाजों पर हम लोग डेली न्यूज है उसमें लिखते हैं। फिर उनसे किताब संस्कृति का समकाल जो है तो सारे समाज कला संस्कृति और साहित्य के समाज कि समाज कहाँ जा रहा है आज। जैसे मैंने भी कविता में कहा कि हम जब पुराने वास्तुशिल्प को देखते हैं तो हमें भयभीत नहीं करते। आप अगर ताजमहल के भीतर जाते हैं तो उसका शिल्प ऐसा है कि आप उसके अंदर जाके चकित नहीं होते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं। लेकिन आप आज की आधुनिक वास्तुशिल्प को देखते हैं उस भव्यता में जो सौंदर्य है हमारे ऐतिहासिक सौंदर्य को आज ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं तो कहते हैं बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर। मुझे लगता है कि वो सामान्य आदमी को आकर्षित नहीं करता है क्योंकि हमारे पुराने उसके अंदर जाते हैं। आप कलाकारों की पूजा करते हैं, आप सारी मशीन सब हो गया है इस कला का सृजन सौंदर्य आप किसी प्रकार में बताया था वो जब रंग घोलते थे तो बहुत सारे रंग नहीं होते हैं, मतलब रंग तो बेसिक 3-4 ही होते हैं, उसी से भी सारा बना। तो बोले वो एक चीज कोई पत्थर लिया, लाल पत्थर लिया और उसको बोले वो आंख बंद करके वो सिर्फ घुमाते रहते थे उस खरल के अंदर और उसको बोले कई दिनों तक सिर्फ बुद्ध की स्तुतियाँ करते हुए और फिर जब उनको लगता था कि पूरा हो गया फिर आप होते थे तो पता चलता था कि ये रंग मैंने बनाना चाहता हूँ। तो हमारे जो पुराने कलाकार थे शिल्पकार थे उन लोगों की साधना आज हमें या करती है कि बनाने में अगर आपको इतना समय लगता है तो चित्र बनाने में कितना समय लगता है। नहीं, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि जिस तरीके का धैर्य आवश्यक है इस प्रकार की कलाओं के विकास वो रचना में भी वो लेखक में भी होना चाहिए। जैसे मार्केटिंग में कह रहा हूँ 40 साल लगभग बचपन से अगर देखोगे 84 में क्या लिखना शुरू किया था तो आज 40 साल के करीब होने को लेकिन वो धैर्य रखा कि नहीं बहुत तेजी से दौड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, आप बहुत धीरे धीरे चल के आगे और वो धैर्य दोनों तरह से है, लिखने का भी प्रकाशन का भी। ठीक है अपन अपनी मंजिल धीरे धीरे पहुंचना कहीं नहीं होता है असल में, लेकिन एक मंजिल होती है कि ऐसा तो रास्ता सही होना चाहिए। बाकी तो ये जो बात समय की और धैर्य की है वही महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि खासतौर से आर्किटेक्चर पर जो आपने बात कही है उस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि 20वीं शताब्दी में जो बड़े मूवमेंट्स आए आर्ट को लेकर के क्यूबिज्म आया तो उन्होंने पुराना जो मध्यकालीन शिल्प था जो कि कर्व्स पर आधारित था। देखिए जितना मध्यकालीन शिल्प है जिसको हम मुगल काल बोलते हैं वो कर्व्स बहुत इम्पोर्टेंट है, टोन्स हैं, जो आकृतियां हैं वो सर्कुलर सेमी सर्कुलर इस किस्म की ज्यादा है। 20वीं शताब्दी के बाद जो उत्तर आधुनिक काल का ये वास्तुकला आई है जिसमें स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स आए और फिर आधुनिक शिल्प में कांच और स्टील का प्रयोग बहुत बढ़ा है। तो इससे जो हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट देखते हैं, अगर थोड़ा सा भाषा में मुझे दिक्कत इसलिए आ रही है कि कई टर्म
बढ़ावा दिया है। आप कितनी बार देखें, सब हाउसिंग बोर्ड के मकान, सारे मकान एक जैसे, क्या बड़ा कर लिया आपने? एक अच्छे सुंदर पुराने संसद भवन की जगह हमने विस्ता बनाने का जो काम किया है, उस आर्किटेक्चर को देखिए, कई आकर्षित की करता है। और आप सब सही कह रहे हैं। खैर, तो बहरहाल जो भी बातचीत है, मैं सोचता हूँ कि रचना का भी एक वास्तुशिल्प होता है, कविता का भी एक वास्तुशिल्प होता है, और हम सब उसी सौंदर्य की आराधना करते हैं कहीं ना कहीं। कला के भीतर जो सौंदर्य है उसको निखारने की बात करते हैं हम लोग। जीवन के भीतर जो सौंदर्य है उसको भी निखारने की बात करते हैं। दुनिया को सुंदर बनाने का सपना है, दुनिया को शोषण विहीन बनाने का सपना है, और यही सपना हमारी रचनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं अभिव्यक्त होता है। आपने अपने विभिन्न में अपने है, मुझे नहीं मालूम इस बातचीत को मैं सार्थक बना पाया अपनी ऑब्जेक्ट से। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो मैं इससे पहले की श्रोता को आमंत्रित आदरणीय प्रेमचंद जी से निवेदन करूंगा कि कुछ एक कविताओं का पाठ करें। मैं कुछ ऐसी कविता सुनाना चाहता हूँ जिससे आप मेरे बारे में ठीक ठाक सी छवि बना सके कि आप मेरा काम नहीं है। कवि की रसोई। जरा आराम से बाहर बैठो मेरे प्यारे श्रोता, इधर मत ताको झांको, आने खुशबुओं आने वाले जायके का मेरी क्या बात। कुछ हासिल नहीं होगा तो मैं इधर आकर देखने से, बहुत बीवी है यहाँ, कोई चीज ठिकाने पर नहीं। सुनो आज का अखबार पढ़कर जो डबडबा आए थे आंसू, उन्हें मैंने प्यारे में जमा कर दिया। वाह वाह, पहले प्रेम के आंसू बरसों से सिरके वाली बरनी में सुरक्षित है। किसानों के आंसुओं की नमी मेरे नखों में है। भूख बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं की बदहवासी मेरे भीतर अग्नि सी धधकती रहती है। जिंदगी के कई इम्तहानों में नाकाम खुदकुशी करने वालों की आहें मेरी त्वचा में है चिकनाई की तरह। विलुप्त होते जा रहे वन्य जीवों के रंग मेरी शाही में, जंगल और पहाड़ों के गर्भ में छुपे खनिजों की गर्मी है मेरी आत्मा में। और इन पर जो गड़ाए बैठे हैं नजरें, पूंजी के रक्त पिपासु सौदागर, उन पर मेरी कविता की नजर है लगातार। क्या बात, वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। अभावग्रस्त लोगों की उम्मीदों के अक्षत है मेरे कोठार में। इन शिखरों से बहता मनुष्यता का जल है मेरे पास दूध जैसा। प्रेम की शर्करा है कभी न खत्म होने वाली, और तकलीफ के मसाले हैं। सुनो चुनौतियों का सिलवट्टा है, करछुल जैसी कलम है, हौसलों के मर्तमान है, कामनाओं का खमीर है मेरे पास। क्या बात, अब बताओ तुम क्या पसंद है? क्या बात, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और कविता है लड़ाइयाँ, ये मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ। ये 3 भागों में है, लेकिन आप इस कविता के लिए किसी बड़े आलोचक ने कहा था कि इस तरह की कल्पना बहुत अलग तरह की, बहुत आगे जाकर नहीं सकता है। पहला भाग है, लड़ाइयाँ तो दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो जाती हैं। असंख्य शुक्राणुओं में से कोई एक जीतता है और माँ के गर्भ में हमें रचने की शुरुआत करता है। वाह, क्या बात, सृष्टि के खेल में लड़ता हुआ भ्रूण निरंतर रचता है हमारी काया। 9 महीने बाद लड़ता है दुनिया में आने के लिए, और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं दुनिया में आने के बाद। बढ़िया, से हम बड़े होते हैं, पैरों पर खड़े हो चलना सीखते हैं। जीवन भी लड़ाइयों के बिना लड़े कुछ भी हासिल नहीं होता।
यह जानते हैं हम, लेकिन दुनिया की बेहतरी के लिए चल रही लड़ाइयों में अगर शामिल नहीं हम, तो तय मानिए शुक्र से मनुष्य बनने तक की हमारी सारी लड़ाइयाँ व्यर्थ थी। व्यर्थ क्यों फिर लड़े हम, हर लड़ाई में चुपचाप खड़े हम, नहीं किसी के फेर में पड़े हम, स्वार्थ के घड़े हम, इस तरह एकांत में सड़े हम। क्या बात है, वाह, तो क्या बात है। दूसरा भाग है कि जितने देश हैं उतनी ही सेनाएं हैं दुनिया में। हर देश का सैनिक देशभक्त सैनिक, एक देशभक्त सैनिक दूसरे देशभक्त सैनिक का दुश्मन होता है क्यों, यह नहीं मालूम। मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ तो दूसरे की माँ दुश्मन क्यों है। वाह, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये तमाम सेनाएं देशभक्तों की है या कि दुश्मनों की। इस धरती पर लगता है सारी फौजें हैं सिर्फ दुश्मनों की। पड़ोसी दुश्मन देश हो या देश के भीतर पल रहे दुश्मन, सभी से निपटने के लिए चाहिए सेना। जिस देश से न रहा कभी वास्ता, वहाँ भी चली जाएंगी फौजें और किसी के स्वार्थ में मारे जाएंगे दोनों तरफ के सैनिक। दूर देश में लड़ने जाता फौजी सोचता ही रह जाता है, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ, उन्होंने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आदेश तो आदेश है और फिर फौजी आदेश का। क्या बात है, वाह, देशभक्ति के सारे गीत, दुश्मन को ललकारने के प्रयाण गीत, वतन पर कुर्बान होने के गीत, अपने हृदय के अंतस्थल से जानता एक सच्चा फौजी कि कुल जमा इंसान को इंसान से लड़ा देने के लिए। बहुत बढ़िया। जिन्हें बेचने हैं हथियार, करना है कहीं पर कब्जा, यही तय करते हैं देशभक्ति के मानक। वे किसी भी नाम पर बात जगा सकते हैं देशभक्ति की भावना, वे छेड़ सकते हैं गृह युद्ध, वे मजबूर कर सकते हैं किसी भी देश को अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। लोग जहाँ भी जाएं लड़ेंगे वहीं हथियार बिकेंगे, लोग लड़ाइयों में मरेंगे तो फूलों को कारोबार बढ़ेगा और उसी तादाद में ताबूतों का। वाह, सौदागरों का क्या है, क्या बात है, उन्हें तो बस माल की किस्मों से मतलब बहुत है। बढ़िया है। लड़ाई चलती रहनी चाहिए, लड़ते हुए लोग सौदागरों की सबसे बड़ी क्या बात है, वाह, वो लड़ाइयों का क्या है, वे कभी बुनियादी सवालों पर नहीं होती है। इसीलिए इतिहास में कोई लड़ाई निर्णायक नहीं होती है। निर्णायक तो मौत होती है जो हर लड़ाई के बाद अट्टहास करती है। जिंदगी का नाच तो जंगलों के साथ चला गया, अब तो महज शोर है हथियारों का, जिसे ही संगीत कहा जा रहा है। और लोग हैं कि नाचे जा रहे हैं। दुनिया के सारे फूल सैनिकों सिपाहियों की टोपियों के लिए हैं, बच जाए तो ताबूतों के लिए, प्रेम के लिए तो एक फूल ही काफी है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। और ये आखिरी हिस्सा इसका, बहुत अच्छी बात है। लड़ना इंसान की फितरत है, आदिम काल से ही लड़ता आया है। पेट भरने और जान बचाने से शुरू हुई थी इंसान की लड़ाई, जिसमें वक्त के साथ न जाने कितनी छाएं जुड़ती चली गई और इंसान हर चीज के लिए लड़ता रहा। हर लड़ाई में हथियार चाहिए, इसलिए हर तरह के हथियार बनाए गए। मनुष्य की समूची प्रतिभा जैसे हथियार खोजने में खर्च हो गई। वाह वाह वाह, जब हथियार नाकाफी पड़ गए, विचारों की लड़ाई शुरू हुई, अपने ही विचार को महान सिद्ध करने की लड़ाई। जो विचार उपजे थे लड़ाई के खिलाफ शांति के लिए, उन्हें भी जरूरत महसूस हुई कि शांति के लिए भी होनी चाहिए सेना, तभी दबाया जा सकता है शांति फैलाने वाले विचारों को। और बन गई शांति सेनाएं। लड़ाई के सौदागरों ने कहा और दार्शनिक जुट गए, सिद्ध कर दिया गया कि सेनाएं सिर्फ शांति के लिए ही होती हैं। वाह वाह वाह, क्या मैं चुपचाप किताब पढ़ते हुए एक कविता लिखने का समय चाहता हूँ। एक स्त्री परिवार के साथ आराम से रहना चाहती है, एक प्रेमी युगल सुकून की तलाश में है, इस सब के लिए शांति सेना चाहिए। कितनी अजीब बात है ना, धरती की सारी हरियाली सेना की वर्दियों में गुम हो गई है। धरती की सारी हरियाली सेना की वर्दियों में गुम हो गई है और पृथ्वी का नीला आसमानी खाकी सौंदर्य पुलिस के पास जमा है। कोई बताए मैं उस पृथ्वी का क्या करूँगा जिसका हरा नीला आसमानी और खाकी रंग हथियारों के साये में जमा कर दिया गया है। बचा ही क्या है पृथ्वी पर रंगों के रूप में, एक धूसर बियाबान के सवा। इसलिए मेरी लड़ाई उन रंगों के लिए है। अब मुझे भूख प्यास वो प्राणों से कहीं
धरती के असली रंगों की धरती। क्या बात है, बहुत बहुत अद्भुत। तो वास्तव में ये इस पूरे संवाद का जो उत्कर्ष है वो इन रचनाओं में हमें देखने को मिला है। और अब सभी सुधी पाठक श्रोतागण जिन्होंने प्रेमचंद जी को पढ़ा है, जिन्होंने आज सुना है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ बहुत संक्षेप में अपनी टिप्पणियों के लिए, प्रश्नों के लिए, और भी कुछ अगर कहना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं सबसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आपकी कई कविताएं मैंने पढ़ रखी है। आपका एक मारवाड़ी कॉलम भी कहीं मेरे पढ़ने में आया, और हाथेर नामक एक मैगजीन में आपकी कुछ राजस्थानी कविताएं भी मैंने पढ़ी। तो सर प्लीज बताइए कि राजस्थानी में भी आपका लेखन है या आपकी रुचि रखते हैं आप? असल में नवभारत टाइम्स मुंबई के लिए मैंने मारवाड़ी पाती नाम से कॉलम 4-5 साल के लिए लिखा, और कुछ कविताएं राजस्थानी में भी मैंने लिखी हैं। और राजस्थान में मेरी एक बहुत लंबी कविता है मुंबल, उसके अंश हथाई को छपे थे। और मुंबल जो लोकगीत है, हमारी लोक नायिका है, उसको सब जानते हैं। लेकिन उस मुंबल के साथ मैंने ये प्रयोग किया कि अगर मुंबल आज के समय में हो तो क्या उस देश को, इस दुनिया को कैसे देखती है, जिस उमरकोट में महेंद्र था वो उमरकोट अब पाकिस्तान में है, और हम मुंबल की मेडी हिंदुस्तान में है। तो दो देशों के बीच अगर मुंबल यात्रा करती है और इस समय को देखती है, हमारे समय को, इस इतिहास को देखती, तो किस तरह से देखेगी। तो उसमें मैंने मतलब ये कल्पना है कि वो मैं मुंबल का एक अपने समय का प्रेमी हूँ, और वो एक मित्रता में एक संवाद उसके साथ है। और जिसको कहते हैं ना प्लेन चिप्स पर आत्मा उतारने जैसे काम कि मुंबई को मैं ले आया हूँ, और वो कहते कि तुम इस दुनिया में ले आया हूँ। तो उसका था कि जितने रूप हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान रूप, उन रूपों को मैंने उसमें रखा है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। अभी तक वो किताब की शक्ल में नहीं आई है, उसके कुछ ही अंश छपे थे, लेकिन वो बहुत लंबी कविता है, लगभग एक पूरी किताब भर कविता है। मैं मतलब आपको बताऊं कि मेरे साथ बड़ी इस तरह की कई बार होता है कि मैं पूरी किताब भर कविताएं लिख लेता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं बौद्ध काल पर कुछ पढ़ रहा था, तो मुझे काफ़ी बहुत दिलचस्प चीज़ बताऊं कि मुझे पता चला कि इसे आज अयोध्या कहते हैं, वो कभी साकेत था, सब जानते हैं। लेकिन वहीं के बावरी नाम के ब्राह्मण थे, ये बौद्ध ग्रंथों से पता चला। और उसकी मैंने बौद्ध ग्रंथों में उसकी खोज की। मेरे पास मतलब पूरी जातक माला, जातक कथाएं और बौद्ध साहित्य बहुत सारा मेरे पास है, जो पूरे जो संयुक्त निकाय, वो जो उद्धर निकाय है, मध्यम निकाय, ये सारे मैंने रखे, पढ़े, देखे। और मैंने ये पाया कि जिसे मस्जिद कहा गया, जिसके नीचे आज अवशेष मिलते हैं, वो असल में बाबर से नहीं, वो बाबरी ब्राह्मण के कारण वो बाबरी मठ था। जब उस पर मस्जिद बनाई गई तो वो बाबरी मस्जिद हो गई, जिसे बाबर से जोड़ दिया। और वो एक बहुत लंबी कविता है, लगभग 80 पेज की कविता है। और मैंने कई मित्रों को पढ़ने के लिए दी, तो उन्होंने कहा यार ये अद्भुत कविता है, इसको इतनी लंबी कविता को साधना। और आपको सही बताऊं कि मैंने उस पर
जितने भी ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल किया है वो सारे मतलब मेरे पास सुरक्षित हैं। हाँ, कवि की कल्पना अपनी जगह है, कविता बिना कल्पना और उस कल्पनाशीलता के तो आ नहीं सकती। लेकिन इतिहास को इस तरह से कविता में रचना मुझे बहुत प्रिय है। मतलब मैंने इस तरह से वो लिखा। राजस्थानी हमारी मातृभाषा है, हम जयपुर में ढूंढाड़ी बोलते हैं। मैं अपनी माँ के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ उसी राजस्थानी में बात करता हूँ और खूब पढ़ता भी हूँ। आपकी कहानियाँ भी मैंने पढ़ी हैं, हिंदी गांधी और तो राजस्थानी में भी मैं लिखता हूँ। और लेकिन अधिकांश लेखन हिंदी में होता है। तो राजस्थानी जैसे तरह की कुछ वो लिखी हैं। और जो पढ़ते हैं बहुत कम पढ़ते हैं। और आजकल एक नया चलन चला है ऑनलाइन ऐप का। ऑनलाइन ऐप मैंने भी कुछ पढ़ के देखे हैं कि कैसा होता है। तो उसमें जो बाहर की संस्कृति है, जैसे अभी मैंने 2-3 ऐप देखे थे जिसमें बाहर की संस्कृति पे वो लिखी हुई है, जैसे बिजली है। तो अपनी जो संस्कृति के जो लोक कथाएं हैं अभी वो बिल्कुल ही एक तरीके से स्टाइल हो गई है, जिसको विदेश में लोग पढ़ने जाते हैं, वो हिंदी से जुड़े जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आप उनको कैसे आपको ये बनाना चाहिए कि कैसे वो जुड़े उनसे? क्योंकि मैंने देखा 30% लोग, मैंने जैसे लिखा 70% लोग नहीं पढ़ते हैं, पर जो 30% कभी रुचि रखते हैं तो सिर्फ ऐसे लिखते हैं, एक दो कविताएं लिखी अपने दर्द के बारे में, अपनी बेसुरा के बारे में, अपने बारे में लिखी और उन्हें रखी। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार है? देखिए, अगर आपके अंदर जुनून है, क्योंकि हर चीज के लिए जुनून चाहिए होता है। आज आप जितने क्रिकेटर या बड़े स्टार देखते हैं तो वो जुनून के कारण पैदा हो। लेखक में भी एक किस्म का जुनून होना चाहिए। और उसकी शुरुआत जैसे आप जिस आयु में हैं, मैं कहूँगा कि आप किसी भी तरह से बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। सुबह या रात का 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा रोज निकालिए। क्योंकि हम बहुत सारे काम, अगर आप एक पूरे दिन का समय का वो बंटवारा करेंगे ना, तो आपको खुद को लगेगा कि आज मैंने पूरे 24 घंटे में 4 घंटे तो फालतू ही खर्च कर दिए। तो वो जो फालतू खर्च हो गया, उसमें से आप 1 घंटा तय कर लीजिए कि मुझे 8 से 9 या 6 से 8 बैठना है। मैं रोज सुबह 8 बजे तक मेरा ये रहता है कि मैं सिर्फ पढ़ने लिखने का ही काम करता हूँ। सुबह 5:30-6 बजे उठे, पढ़ने गए, फिर आके कोई किताब पढ़ रहे हैं पढ़ ली, लिखना है तो लिख लिया। और पढ़ने की सबसे जरूरी चीज है पढ़ना। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास किताब होनी चाहिए, मोबाइल को आप अलग रख दीजिए। और क्योंकि ये जो पहले कहते थे टेलीविजन के कारण नहीं पढ़ा जा रहा, अब तो आपके हाथ में आ गए टेलीविजन। लेकिन आपको इन फालतू चीज़ों से समय निकालना पड़ेगा। और लोक कथाओं की यदि बात है तो मैं कहूँगा कि जब हम किसी भी लोक कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसके भीतर से सवाल उठने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। कोई भी रचना आप पढ़े ना तो आप उसमें उससे सवाल कीजिए, काउंटर कीजिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको सैनिकों वाली लड़ाइयों वाली कविता पढ़ी, तो आप अपने आप को ट्रांसेंड करने की कोशिश कीजिए कि नहीं ये गलत है, ये जो मैंने पढ़ा है इससे आगे क्या हो सकता है। तो जब आप अपने आप को ट्रांसेंड करते हैं ना तो फिर आपके भीतर से का रचनाकार अलग तरह से बोलता है और वो उस जुनून के साथ ही आ सकता है। क्योंकि आपके अंदर ऐसा जज्बा पैदा कर लीजिए कि मुझे राइटर बनना है, तो उसकी तैयारी यही है कि आप रोज 1 घंटा दीजिए और जो लिख रहे हैं उसको भूल, जैसे कविता लिखी है आपने तो आप उसको लिख के भूल जाइए 15-20 दिन के लिए। जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो लगेगा अरे क्या बकवास लिखा है। कोई कहानी लिखे तो लिख के भूल जाइए महीने 2 महीने के लिए कि क्या लिखा। फिर जब आप उसको पढ़ेंगे फिर एक पाठक की तरफ पढ़ेंगे, फिर लगेगा अरे इसमें ये फालतू की चीज़ लिख दी, इसको हटाओ, ये ठीक नहीं है, इसमें यहाँ ये ठीक करना चाहिए। हमारे सामने तराना जी बैठी हैं
बड़े सरवत जी बैठी हैं, तो इतने बड़े बड़े लेखिकाएं हैं, रीना जी हैं, तो मैं तो यही करता हूँ, मैं कहानी लिख के भूल जाता हूँ। अभी मैंने एक उपन्यास लिख रखा है, 80% हो गया महात्मा बुद्ध के पीरियड पर। मैं उसको लिखे हुए 6 महीने से करीब हो गए, तो 6 महीने से मैंने देखा नहीं, अब देखूंगा तो मुझे लगेगा उसमें क्या क्या कतर जरूरत कर दी, कितना उसको काटना है। तो ये धैर्य है ना, रचना में होना चाहिए। Thank you. एक बात तो कहना पड़ेगी कि इस इंटरव्यू से पहले, इस बातचीत से पहले प्रेमचंद गांधी साहब की लेखन के मुतालिक हमारे जो विचार थे उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ बढ़ चला गया जब ये इंटरव्यू सुना और ख़त्म हुआ। तो इसके लिए आपको बधाई। और हम सब जो है जुस्तजू पैदा हुई कि आपकी किताबों का मुताला किया जाए, पढ़ा जाए। एक कविता आपने सुनाई थी जिसमें के एक मिसरा था कि तुम्हारी पाक की खुशबू हो। मैं अभी बाहर जाएंगे, पाक कला का तो वक्त हो रहा है, बाहर जाएंगे अभी, तो जितनी हम बाहर खाना खाते हैं, पाक कलाएं जितनी खाई जाती हैं, सब मर्द के हाथ की बनी हुई होती है, मर्दों के हाथ की। हम अगर उस मिसरे में हमारी पाक कला की खुशबू होती तो कैसा होता? मेरा इस सवालिया निशान का जवाब एज ए प्रोफेशनल राइटर आपसे सुनना चाहती हूँ। शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल आप कह रही हैं तो बात तो सही है, वो हमारी पाक कला की खुशबू होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि चंडालिया जी ने कहा कि हम सब कोशिश करते हैं कुछ बनने की, तो मेरे अंदर का जो पेट्रियार्क वो कहीं ना कहीं छलक ही आता है। और सच बताऊं तो मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो ये कविता तो मतलब उसे समर्पित थी। तो लेकिन हाँ, मर्दों की बाहर तो बाकी बनाते हैं, लेकिन घर में तो मान लिया गया है, या वो सत्य भी है कि महिलाएं ही की पाक हुई हम सम्मोहित होते हैं। जायज तो नहीं है। मैं मदद कर, हाँ मैं मदद ये कर दूं, नहीं महिला की, मैं इसमें मदद कर रहा हूँ जी की असल में कि आप जिस बिंब का उपयोग उस कविता में कर रहे थे वो कविता की पाक कला की बात कर गलत है। मैं इनमें डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 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 नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेमचंद जी ने वो जो कविता लिखी, नहीं सच में आप उस कविता को अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि मेरी कविता की रसोई, लेकिन वो कविता की रसोई है। और फिर आप मेरे घर आइएगा तो उसमें हमारी की खुशबू आ जाएगी। तो ये मेरे प्रगतिशील भाई हैं, धीरे धीरे। नहीं, देखिए मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन मैं कहता हूँ कि आने वाले जो लेखक, मैं खुद भी कोशिश करूँगा आगे कि ये तुम्हारी नहीं हमारी होना चाहिए, और इसी को कहते हैं मतलब ट्रांसेंड करना। जो अभी मैं कह रहा था ना कि आप उस पर सवालिया निशान लगाएं, जो एक लाइन बनी हुई थी, ऐसे ही सोचा जाता है, ऐसा ही होता है, उससे आगे जाने की बात करनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया सर। असल में ये जो ट्रांसेंडेंट पोइट्री की बात कर रहे हैं, तो 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी कवि जॉन कीट्स हैं, इसको हम काफ़ी लोग पढ़े हैं और बहुत प्यार करते हैं उनसे।
उन्होंने एक टर्म यूज किया, निगेटिव कैपेबिलिटी। उसका आज के अर्थ के निगेशन से कोई अर्थ नहीं, वो ये है कि स्वयं को निगेट कर देना। आप लेखक के रूप में रचना में अनुपस्थित होते हैं और उसको ट्रांसेंड करते हैं, तो वो सर्वकालिक रचना तब सृजित होती है और वो हमेशा उसी प्रेम से उसी तरह से पढ़ी जाती है। तो जो ट्रांसेंडेंस है वो टेम्पोरल का ऑपोजिट है। जो टेम्पोरल है वो तात्कालिक है। कई बार क्या होता है कि एक पाठक के रूप में और रचनाकार के भी रूप में हर बार कभी कोई ट्रांसेंडेंटल कविता नहीं लिख सकता। ये भी उसका एवोल्यूशन है। एक रचनाकार भी धीरे धीरे उद्विकास की तरह से विकसित होता है और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिसके भीतर उसकी कमजोरियां भी दिखती हैं और धीरे धीरे कई बार उससे विकसित होते होते कोई एक रचना कभी जिसको हम ट्रांसेंडेंटल कहते हैं हो पाती है। मैं तो उस पंक्ति की तलाश में हूँ, जीवन में कभी लिख पाऊंगा जो ट्रांसेंडेंटल हो। अभी कुछ हुआ नहीं है। एक अंग्रेजी के कवि लेखक में ओ हेनरी, बस उसके बाद बात समाप्त कर दूंगा, जो जेल में रहे बहुत समय तक और उन्होंने पिछले साल हमने एक कॉन्फ्रेंस करी थी प्रिजन लिटरेचर पर, जेल में लिखे हुए साहित्य। तो ओ हेनरी ने एक कहानी लिखी है द लास्ट लीफ। उसमें एक आर्टिस्ट है जो कहते हैं कि मैं अपनी एक ऐसा चित्र बनाना चाहता हूँ जो अद्भुत ट्रांसेंडेंटल, जो आने वाले सदियों तक एक मिसाल की तरह है। और उसमें ये होता है कि दो बच्चियां हैं जो एक मकान में रह रही हैं, ऊपर की मंजिल पर है और उसमें से एक बहुत बीमार है, बर्फ गिर रही है, तूफान सा आया हुआ है और उसको ये लगता है कि एक पतली सी बेल पर एक छोटी सी पत्ती, उसका उससे जुड़ाव ये हो जाता है कि जिस दिन ये पत्ती गिर जाएगी उस दिन मर जाएगा, उसका दाम नहीं करता। तो बहुत तूफान आता है, जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। अगले दिन डरते डरते वो खिड़की खुलती है, उसे लगता है आज तो द लास्ट लीफ, लेकिन वो देखती कि एकदम ताजा नई पत्ती उस बेल पर उगाई और उसकी जो जिज्ञासा है वो जाग जाती है और वो फिर जीवंत हो जाती है। लेकिन लोग जो बाहर हैं वो ये देखते हैं कि बाहर एक सीढ़ी लगी है, उस सीढ़ी के नीचे एक पेंटर गिरा हुआ है, उसके रंग का डब्बा और ब्रश वहाँ गिरा हुआ है और उस तूफान में उस चित्र को बनाते बनाते वो जो लास्ट लीफ थी मर गया। तो वो जो मास्टरपीस जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं उसके लिए जान देना, तो कभी हमें भी शायद उस प्रक्रिया से गुजरने का मौका मिले। अभी प्रेमचंद साहब को फना होना बाकी है। नहीं, अभी हम सब हैं तो जी। मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि रचना कर्म का जो उत्कर्ष है उसका एक समय भी आता है और जब हम कोई मास्टरपीस बना पाते हैं। मैं भी परीक्षा में हम दोनों ही हमारा मास्टरपीस कब आएगा पता नहीं, लेकिन इसमें और कोई बात कहते हैं तो स्वागत साहब, आदरणीय तरुण जी और अध्यक्ष जी, जैसे भी आगे का संचालन मैं उनको सौंपता हूँ। मैं अपनी ओर से युगधारा और राजस्थान साहित्य अकादमी का, आदरणीय साथी अशोक जी का और भाई तरुण जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने इस वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया। मुझे नहीं पता कि इसका अंत कैसा रहा, लेकिन फिर आपको धन्यवाद। मैं भी युगधारा और राजस्थान साहित्य का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक भेजा और आज जैसी भी बातचीत हुई है संपन्न हुई और मुझे कुछ रचनाएं पढ़ने का और अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। पहले पढ़ते थे कि लेखक से मिलिए, बड़ी खुशी होती थी कि लेखक से मिलेंगे, ये जानेंगे वो जानेंगे। आज हमने अपने आंखों से रूबरू उसको देखा तो आनंदानुभूति हुई, अच्छा लगता है। मिले मेरे को प्रेमचंद जी की आज एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं आप सभी के विचारों को मैं व्यक्त कर रहा हूँ। वो ये है कि जो लिखा जा चुका है उसके आगे लिखा जाना चाहिए।
प्रेमचंद जी ने बोली उसने हृदय में स्थान बना लिया। जो लिखा है क्या लिखना है उसके ऊपर विषय होना चाहिए मौत के लिए जो कही थी वो होता है दर्द। और दर्द कब आता है? और शायर ने कहा है कि दर्द को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। दर्द को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। शायरी आती है या कविता आती है, कहानी आती है, नाटक आता है, उपन्यास आता है, एकांकी आती है, संस्मरण आता है, ये सब आते हैं तो यथार्थ के धरातल पर अपनी मानस पटल पर अंकित होते हैं और शब्दों के माध्यम से अर्थ रंग दिए जाते हैं। और तब कहा जाता है जो रचेगा वही बचेगा। जिसने लिख दिया है वो बच गया, जिसने नहीं लिखा वो नहीं बचेगा। आने वाली पीढ़ी तो जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है। तो यथार्थ के धरातल पर आकर यदि हम सृजन करें तो वो सृजन हमारा उसका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि मैंने दुष्यंत जी का जहाँ पर मुझे एक संवाद याद आता है गजलकार, जो देश के हमारे विख्यात गजलकार रहे हैं, मैं उनसे प्रभावित हुआ। उन्होंने अपनी एक बात कही थी कि व्यक्ति यदि आम आदमी की बात लिखेगा, आम आदमी की बात करेगा तो उसका स्वागत होगा, न कि वो अपनी बात मेरी इसकी बात करेगा। तो आम आदमी की व्यथा भाव को, वेदना को व्यक्त करना ही आज के साहित्य की सबसे बड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आपकी तरफ से मैंने अपनी बात ये कही है और मैं अपनी बात को विराम दूं इसके पूर्व मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय गोविंद साहब पधारें और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। उसके बाद हमें राजेश साहब को सुनना है, किशन जी को, और उसके बाद पूजन पूर्ति हेतु दो आशीर्वाद। आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में हमें अवसर मिला प्रेमचंद से बातचीत। मैं क्या कहूँ, प्रेमचंद जी के लिए 3 दशकों से हमारा साथ है और मैं उस प्रेमचंद को जानता हूँ जिससे बात की थी। जब उन्होंने शुरुआत की थी तब से होता है, हम दोनों एक ही समय में हैं, हमारा रोज दिन का गुजरना है। प्रेमचंद की जो लेखन की विकास यात्रा है वो मेरी आंखों के सामने से मैं लगातार उसको देखता रहा हूँ। आज प्रेमचंद जिस जगह पर है वो यूं ही नहीं है। शुरू से प्रेमचंद के अंदर एक वैचारिक प्रतिबद्धता रही है, लेखन के प्रति प्रतिबद्धता रही है। ये अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से कभी हटे नहीं। इनका लेखन ये केवल लेखन ही नहीं, और एक एक्टिविस्ट भी हैं, समाज की उन चीज़ों को भी उठाते हैं जो कई लोग अनदेखी कर जाते हैं। प्रेमचंद का जो काव्य संग्रह है, जो नाटक है, शुरुआत इन्होंने कविता से की थी, लेकिन आज ये प्रेमचंद बहुमुखी है, अनेक विधाओं में लग रहे हैं। प्रेमचंद के साथ जयपुर में ही नहीं, हमने बहुत सी यात्राएं साथ साथ की, सभी साहित्यिक यात्राएं, इलाहाबाद, पटना, देहरादून, भोपाल, दिल्ली, जहाँ प्रगतिशील संघ के भी कार्यक्रम उधर से भी हम आते जाते रहे हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इस बात को कि प्रेमचंद की जो बौद्धिकता है बहुत ऊपर तक उठी है और आज इस ऊंचाई पे पहुँचे हैं। मुझे गर्व है कि हमारा साथी है। मैं मुख्यधारा का और अकादमी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। एक लेखक को जानने के लिए लेखक से बातचीत होनी चाहिए। आज प्रेमचंद को इतने वर्षों के जानने के बावजूद भी मैंने कुछ और जाना है, लगातार साथ रहने के बाद भी कुछ और जाना है। इस तरह की बातचीत में बहुत अच्छी बातचीत हुई। और हेमेंद्र चंद्रालिया जी हमारे बड़े पुराने साथी हैं, बड़ी तैयारी से बातचीत की है, बहुत तरीके से बड़ी तैयारी से बात की है। और ये जो बात है बड़ी गंभीर बात है। साहित्य जो है मनोरंजन की चीज़ नहीं है।
मुंशी प्रेमचंद ने जो कहा है वो सही कहा है कि ये महफिल सजाने के उन्होंने भी नहीं है। आज हमने जिनसे भौतिक बातचीत सुनी, हमारे परिवेश की बात सुनी, उसके बाद भौतिक बात इन पर जो बातचीत भौतिक बातें रही। मैं इसके पूर्व की आदरणीय कृष्ण साहब को मंच पर आमंत्रित करूँ। इसके पूर्व मैं एक बार सज्जन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साहित्य अकादमी से हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे सचिव महोदय कार्य कराने यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने यहाँ सदन में रामदयाल जी मेहरा मौजूद है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा भूषण जी को, पधारें, आशीर्वाद। गंभीर चर्चा के बाद अध्यक्ष को ज्यादा नहीं बोलना। सभा का भी अपना एक अनुशासन होता है। कुछ बातें होती हैं जरूरी, जो होती रहती है हमारे बीच में अक्सर, उसमें दोहराया जाना जरा जरूरी है। सबसे पहले तो मैं इस नगर का बाशिंदा होने के नाते मेरे 40 साल के दोस्त प्रेमचंद गांधी का हृदय से स्वागत करता हूं। वो आए और हमें अपने विचार से, अपनी कविता से लाभान्वित दी। इसके लिए मैं उनका व्यक्तिगत शुक्रिया। एक बात जो मुझे खास कहनी है वो ये है कि ये सच है चंदा जी, मैं बहुत दिनों बाद इतने शानदार संवाद में शामिल। इस तरह की गंभीर चर्चाएं और इस तरह की संवाद अब लगातार कम हो गए, जिनकी बहुत ज्यादा। आप तैयारी से आए या न आए, मैंने आपको बिना तैयारी के बोलते हुए भी सुना। आप भारी हो प्रेमचंद जी ने भी अपने जवाब दिए। लेकिन जो सबसे आखिर में बात होती है ना, वो बहुत देर तक सारी बिल्कुल आती है। मुझे आपसे कुछ कहना है। सारी अच्छी कविता वो कहलाई अपने नजरिए से हो रही है। दुनिया की सारी कविताएं वही कह रहा है, जो हजार तरह से सुगंध, उसकी रसोई की सुगंध को आपने अपने तरीके से ग्रहण किया। वो उसका व्यक्तिगत गई है और लोगों को
बात मैंने कहा मैं नहीं बोल बात ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाए, लेकिन पिछले आज से नहीं, पिछले 5-10 साल से जो मेरे भीतर एक सवाल उठता रहा है। सार्वजनिक तो इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे अपने ही दोस्त मुझे, लेकिन बात जब इतनी सपाट होने लगी तो कहने मेरे एक दोस्त हैं, कवि अफसर है, इस घटना से ही मेरी बात है। पैसा बहुत था, पकड़े भी गए, निलंबित भी हो गए, फिर खिला खिला करके बात वापस वो वापस लग भी गए। मैंने एक दिन बात मेरे दोस्त मैंने उनसे पूछ लिया, वापस बहाल हो जाते हो, नौकरी पे लग जाते हो तो लोग समझते हैं कि सब झूठ था, लेकिन आपका तो दिल जानता है सब तो था। तो जो लोग समझते हैं वो बदनामी तो होती ही है यार। आप तो कभी भी सत्य घटना है। उन्होंने मुझसे कहा, भाई साहब आप रोज गीता पढ़ा, तो उसका सार ये है कि कृष्ण ही बात का है। तो मेरे मन में जब भी कोई तृष्णा होती है तो मैं उसको तुरंत शांत कर लेता हूँ, तृष्णा को बनाए नहीं, मैं तृष्णा को बनाए ऐसा समय है, एक ऐसा दौर है जिसमें आप पाप को छिपाने के लिए किसी ग्रंथ को आगे करते हैं। आप उसमें से अपने स्वार्थ की चीज निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं ये हिसाब से वही बात है कि रवि की सुगंध ये अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं सकते। तो वो कवि एक उन्होंने सामने गीता में ये कृष्णा ही पाप का, मैं कोई कृष्णा नहीं। लेकिन जो पिछले 10 साल से सवाल मेरे मन में है, लेखकों की सभा है इसलिए इसमें कह देना चाहता हूं। मैं ऐसे 100 लेखकों को जानता हूं, बहुत अच्छी कविता, अच्छी कविता लिखते हैं। उनको आपको लगेगा, लेकिन वो बड़े दोहरे चरित्र,
तृष्णा को रखते नहीं है, वो तृष्णा को तुरंत बुझाते। तो ये सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि क्या एक ऐसा लेखक जो अपने जीवन में दो चरित्र को साथ लेके चलता है, जो वो ठंडे एसी कमरे में बैठ करके और बालू रेत की गर्म रेत की कविता लिखता है, और वो इतनी अच्छी कविता लिखता है कि वो सब जगह सराही जाती है। उसके कमिटमेंट्स पर आपका क्या है? ऐसे बहुत लोग जो एक अभिजात्य की संस्कृति को जीते हैं, वो बात सिपाही की करते हैं, श्रम की करते हैं, की बात करते हैं। जो प्रतिबद्धता का सवाल है, जो बार बार जहन में इस दौर में उठता है कि आप जिस पर गर्व करते हैं उनके कहन में और रहन में कोई ज्यादा फर्क नहीं, इसीलिए आप कबीर को याद करते हैं। लेकिन इस दौर के लेखक के रहन में और कहन में बड़ा फर्क है। जिनके नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो कोई तृष्णा नहीं, वो दूसरों कहते हैं आप पहले गीता बातें बहुत सारी हैं जो की जानी चाहिए और कही जाती रहेंगी, लेकिन इस दौर का ये भी एक हादसा है कि हमने चीजों को बहुत जल्दी निपटाने का तरीका हुनर तो सीख लिया। मैं पहले कभी उलझ जाता था कहीं पर लिखते लिखते, मुझे आज भी याद है कि मैं 10 जगह रेफरेंस देता अब मैं सीधा गूगल पे जाता हूँ, वो जो बोल मैंने कविता तो बहुत जल्दी लिख दी, लेकिन मैं भीतर एक डरा डरा तो रहता हूँ ये गूगल का। तो इस तकनीक की दुनिया ने आपके समय को भले ही बचाया हो, लेकिन जो आपका साधना का और तप का पक्ष है, इस सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, मैंने कोई कविता डाल दी फेसबुक पर, उसको पाकिस्तान और पता नहीं कहाँ के लोग पढ़ रहे हैं, मान लो उनको अच्छी नहीं लगी, तो मैं तो ईश्वर को नहीं, एक मनुष्य ही तो हूँ, इंसान ही तो हूँ। देखो ये अब मेरे मन में जब तो ये आ ही जाएगा, मुझे 4 कविताओं से दुनिया जान रही है, मुझे तुलसीदास की ग्रंथ लिखने की जरूरत है। तो इस तकनीक का जो सबसे बड़ा नुकसान है, उसने व्यक्ति को एम्बिशियस बनाया, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाया। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और समय को बचाया जरूर, लेकिन उसमें विश्वसनीयता, इन सब से बच के यदि लेखन चलेगा तो दुनिया की संधि जीत जाए, इतना ही माना। ये बाजार की शताब्दी है, बाजारीकरण का दौर है, और मैं ये कहता रहता हूँ, यहाँ भी दोहरा रहा हूँ कि बाजार तो एक सजी हुई दुकान का नाम है, उसका तो चलित उसकी मार्केटिंग। ये मत भूलिए कि बाजार एक दलाल संस्कृति का निर्माण है। तो लेखक इससे जितना बचेगा, हमारे संस्थान इससे जितना बचेंगे, उतना हम प्रेमचंद की विरासत को बचाए रखेंगे। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मैं आज शानदार कार्यक्रम में शामिल हुआ।
दिनों बाद कई बार बातचीत से भी बातें होती हैं। और इन शब्दों में आज मित्र प्रेमचंद का स्वागत करते हैं। धारा के प्रति खासतौर से धन्यवाद। बहुत दिनों बाद शानदार कार्यक्रम और उसके मेजबान आप हैं, उसके लिए ज्योति कुंजी और धारा के सभी बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय विशेष साहब। मैं अंत में एक बार पुनः डॉक्टर हेमंत प्रेमचंद का आभार व्यक्त करूंगा कि चंडेलिया साहब ने प्रेमचंद जी के अंतर्मन बटोर कर जो किए और जो संवाद किया तो अपने आप में बेजोड़ रहा ही आज की विशेषता रही। लेकिन जो प्रश्नोत्तर जिस तरह से हम जिज्ञासा और हमारी जिज्ञासाओं का शमन हुआ के लिए सार्थक संवाद रहा। आज की सफलता के लिए आप सभी मित्रों का एक बार कहना आभार। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय अशोक जी मंथन साहब को, हमारे युग धारा के अध्यक्ष। और एक संक्षिप्त में किसी बात कहूँगा, युग धारा एक वैचारिक और साहित्यिक संस्था है जो पिछले और अपनी धारा में प्रवाहित है। इसमें कई साथी हैं और जो अपनी लेखनी के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके संस्थापक ज्योति कुंजी ने जो इस कार्य को किया है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में अशोक जी साहब अध्यक्ष हैं। कई सदस्य साथी आज विराजमान हैं पीछे जो सदन में हैं। ब्रजराज जी हैं, पुष्कर जी साहब हैं, जी हैं, हमारे मधुवर साहब हैं, जी हैं और राजीव है, शिल्पी है हमारी, और रीना जी है जिनकी कहानियां राजस्थानी के अंदर बेहतरीन होती ही है, लेकिन ये हिंदी की भी बहुत अच्छी लेखिका है। तो कुल मिलाकर रेणु जी ये अच्छा है कि मुक्त सुनिए, आप आनंद आ जाएगा। पुष्कर जी अनुवाद कर रहे हैं, ऐसा अनुवाद करें ये हमारी बात है। तो ये एक हो जाता है, हमारे रोम खड़े हो जाते हैं जब उनको सुनते हैं। लेकिन ये सब कुछ ये बात है संवाद की, लेखक से मिलिए। इसलिए इस चीज को आगे और न बढ़ाते हुए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा अशोक जी मंथन को पधारें और धन्यवाद ज्ञापित करें और हमें कुछ आदेश करें। बोला धन्यवाद प्रभु जी। आज का एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहा जब हमारी इसके ऊपर चर्चा हुई लेखक से मिलिए कार्यक्रम के ऊपर रामदयाल जी से, और जब हमने अकादमी से इस बात के लिए गुजारिश की और आज जो कार्यक्रम हुआ हमारी जिज्ञासा थी कि किस तरह से कार्यक्रम हुआ, पर आज जो कार्यक्रम हुआ और हमने आदरणीय गांधी साहब को और डॉक्टर हेमंत चंडालिया साहब का ये जो संवाद हुआ, कल मैं गांधी साहब से मिला था, काफी चर्चा हुई व्यवस्था के अंदर, मेरा भी सोच है और मैं कहता हूँ अक्सर कि राजतंत्र में राजा दोषी, प्रजातंत्र में कौन, और लुटती पिटती स्वार्थी जनता, अंधी भक्ति मौन, कहे दोष किसका, कि बोलो दोष किसका। तो और प्रेमचंद जी जिस अनुभूतियों को अंदर में जी रहे हैं, डॉक्टर हेमंत चंडालिया जी रहे हैं, हमारे आदरणीय गोविंद माथुर साहब, किशन जी दादी साहब को वर्षों से सुनता रहा, सभी शर्मा जी इधर हैं, संबंधु जी, सभी लोग जी रहे हैं और अंदर में अपनी भावनाओं को लेखक तो लिखता है, पर इस समूह के अंदर, जनतंत्र के अंदर जनता का बड़ा समूह जब तैयार हो एक अच्छी मानवीय व्यवस्था के लिए तैयारी नहीं करता और वैसे स्थापित नहीं करता है, तब तक वो प्रजातंत्र नहीं होता। और हमने इस संवाद और युगधारा की और राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी का महिला शक्ति, पुरुष शक्ति और इन दोनों की मिलीजुली इंसानियत की शक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आज इस सम्मान के अंदर पधारे और आपने शिरकत की।
अपने सवाल भी रखे, सुना, और मैं आभार व्यक्त करूँगा हमारे आदरणीय प्रेमचंद जी गांधी साहब का कि आप जयपुर से पधारे और आपने इतनी बढ़िया बात अपनी कही, अपनी कविताओं का पाठ भी किया और उसके अंदर में अपना जो भावना है उसको प्रस्तुत किया। डॉक्टर हेमंत चंदालिया साहब ने उन्होंने अपनी भावना प्रस्तुत किया, साथ साथ आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जो है आप क्या सोचते हैं उसको भी आपने बहुत बेहतर तरीके से सामने रखा। निकल भाई रखिए, आप बढ़िया, बहुत बहुत मैं आभार करूँगा हमारे आज की अध्यक्षता का कि आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब का, आदरणीय गोविंद माथुर साहब का बहुत खुशी है। गोविंद माथुर साहब की उदयपुर प्रवास है एक बहुत बढ़िया, और मैं चाहूँगा कि के अंदर आप सतत पधारते रहें। उग्रसेन जी राव पधारें, इधर में सरवतकांत जी, मधु जी, जैसा कि हमारे महासचिव महोदय ने सभी को सम्मिलित करके और सबका मतलब अलग से नाम ले लिया। मैं आप सभी का हृदय से युगधारा की ओर से और राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से आभार व्यक्त करूँगा, और युगधारा की ओर से राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर दुलाराम जी सारण साहब का, सचिव वसंत कुमार जी सोलंकी साहब का, और अकादमी के समस्त स्टाफ का भी युगधारा की ओर से आभार व्यक्त करूँगा। और आभार व्यक्त करूँगा मैं खासतौर से विज्ञान समिति के संस्थापक डॉक्टर पी एल कोठारी साहब, हमारे हमारे युगधारा के कोषाध्यक्ष और युगधारा के खास मतलब कहें एक पिलर आदरणीय प्रकाश जी तातेड़ साहब का। मैं जो विज्ञान समिति के साथ साथ धन्यवाद करूँगा विज्ञान समिति के समस्त स्टाफ का। प्रेम जी जो हैं उन्होंने सारी व्यवस्था को बेहतर तरीके से तैयार करके हमें की है, उनके लिए भी मैं निश्चित रूप से आभार व्यक्त करूँगा उनका भी। और हमारे दिलीप जी पायल स्टूडियो के जो हैं फोटोग्राफर साहब, पीयूसी, सभी साथियों का बहुत बहुत। और अब मैं इसे अनुरोध करूँगा कि उपभोज जो बाहर में व्यवस्था है उसका स्वागत करें, आनंद लें, कृपया करें। उपभोज के लिए नया हाइट, जिसको कहते हैं हाइट, पंड्या साहब ने उसका नाम दिया उपभोज, मैं उसका बहुत बहुत हिस्सों में जो पढ़ेंगे वो कैसा लगा आज? कैसा रहा आज? बहुत अच्छा। अच्छे तो सभी कहते हैं, लेकिन जी, कैसा लगा आज उदयपुर में, और क्या मानते हैं इसको आज की? बहुत अच्छा लगा आज उदयपुर आके, अच्छी बातचीत हुई हमारे दोस्तों के साथ। बहुत अच्छा लगा कि शानदार बातचीत बताई, बहुत बढ़िया सवाल पूछे, से मैं ठीक भी बढ़िया हुआ। जी, युगधारा और साहित्य अकादमी दोनों का आभार। एक बढ़िया चर्चा आज के समय के जो सवाल हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, उन सवालों को रचनाओं के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से रखा है। और हमारी जो चिंता है एक लिखित के रूप में इस व्यवस्था को लेकर, वो भी बहुत सार्थक तरीके से
जी बताइए आज की चर्चा में कैसा रहा? बहुत अच्छे सवाल थे और बहुत सार्थक जवाब थे। हाँ जी एक सभी साथ में आ जाए। यही रहना कार्यक्रम का यही है। भी ज्ञापित कर दे। आज बहुत ही बात है कि आदरणीय प्रेमचंद जी गांधी ने जो समाज स्थापित किया और अपने धर्म को हम सभी के बीच में साझा किया, उसके लिए मैं अंतर्मन से हेमंत लिया। आदरणीय हम और समाज स्थापित करते मैं भी आ जाऊँ। धन्यवाद दे दीजिए। यार हमने क्या बिगाड़ा है यार? बात करना चाहिए, एक अच्छी बात है कविता का। तो आज प्रेमचंद जी गांधी साहब के साथ सजन समाद हुआ है और अहमद चटियाला साहब प्रोफेसर जिनकी चर्चा रही है और देखेंगे सभी। मैं भी आता हूँ। हाँ